और कुछ हाँ, जब इनकम जीरो होती है और कुछ कंजम्पशन होता है उसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। जब इनकम जीरो होती है और कुछ कंजम्पशन होता है उसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। वी कैन डिस्क्राइब दिस फंक्शन एज फॉलो, C इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस C इंटू वाई। ठीक है, अभी डिवोट बताएंगे कि ये है क्या क्या। ठीक है, तो द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड द कंजम्पशन फंक्शन। हियर C इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। दिस कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन मतलब जो चेंजेस आ रहा है कंजम्पशन, ठीक है, इनकम की वजह से। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज डिवोटेड बाय C बार एंड शोज द कंजम्पशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। ठीक है, उसमें इनकम मैटर नहीं करता, इनकम जीरो भी होगी तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा होगा। ठीक है, if consumption takes place even when income is zero, it because autonomous consumption. The induced component of consumption CY shows the dependence of consumption on income. When income rises re1, induced consumption rises by MPC, that is, or marginal propensity to consume. It may be explained as the rate of change in consumption as income changes. ठीक है, तो एमपीसी का मतलब क्या है? एमपीसी का मतलब है इनकम के चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। एमपीसी का मतलब है इनकम के चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। इनकम के चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, उसे हम कहते हैं एमपीसी। ये जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग में अभी फर्स्ट टू पैराग्राफ्स नहीं है रिकॉर्ड, मतलब फर्स्ट टू पेजेस। ठीक है, तो वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा एट द एंड। ठीक है, जिससे कि अगर मान लो इन फ्यूचर तुम्हें वो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ गई तो तुम यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम को एनसीईआरटी में स्मॉल सी ले रखा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है स्मॉल सी इक्वल टू, ठीक है, तो तुम्हारा चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। नाउ लेट अस लुक एट द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन टेक when income changes, change in consumption can never exceeds the change in income. ठीक है, मतलब अगर मान लो मेरी इनकम में 500 का चेंज आया तो या तो मैं इक्वल इंटू 500 कंज्यूम कर लूंगा क्योंकि मैं चेंज की बात कर रहा हूं, या मैं 400 करूंगा, या फिर मैं करूंगा ही नहीं चेंज का कंजम्पशन। ठीक है, क्योंकि मैं चेंज इन इनकम की बात कर रहा हूं। तो चेंज इन इनकम के साथ तो ये होगा, जितना भी चेंज आया उसके इक्वलेंट मैं पूरा खर्च कर सकता हूं या फिर कुछ हिस्सा। The maximum value which C can take is 1. On the other hand, consumer may choose not to change consumption even when income has changed. In this case, MPC equal to 0. Generally, MPC lies between 0 to 1 inclusive both value. This means that as income increases, either the consumer does not increase the consumption at all, तो MPC 0 होगा। मतलब मान लो मेरी इनकम 1000 रुपए से बढ़ गई लेकिन मैंने अपना कंजम्पशन नहीं बढ़ाया, तो मैंने अपना कंजम्पशन नहीं बढ़ाया तो उस टाइम पे मेरा एमपीसी जो है वो 0 होगा। वही अगर मान लो मैंने कंजम्पशन बढ़ा दिया और पूरा जितना मेरा इनकम बढ़ा था उतना मैं खा पी गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, एमपीसी इक्वल टू 1। और अगर मैं उसके इन बिटवीन कर रहा हूँ तो 0.1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। और यूज द एंटायर चेंज इन इनकम ऑन कंजम्पशन, एमपीसी इक्वल टू 1, और यूज पार्ट ऑफ द चेंज इन इनकम फॉर चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, तो 0 से तो बड़ा रहेगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इमेजिन अ कंट्री, इमेजिनिया, which has a consumption function described as this. ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 हो गया, 0.8y, मतलब अगर मान लो इनकम में 1000 का चेंज आ रहा है तो 1000 इंटू 0.8 प्लस वो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स दैट इवन व्हेन इमेजिनिया डज नॉट हैव एनी इनकम, इट्स सिटीजन स्टिल कंज्यूम 100, है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इस इक्वेशन में से मुझे ऑटोनॉमस कंजम्पशन बताओ, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना होगा, 100। ठीक है, वर्थ ऑफ गुड्स, इमेजिनिया ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 100, इट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसका जो इंड्यूस्ड है वो कितना है, 0.8। ठीक है, इंड्यूस कितना है, 0.8, इंड्यूस कंजम्पशन कितना है उनका, 0.8। मतलब जैसे जैसे उनके इनकम में चेंज आएगा उनके कंजम्पशन में भी 0.8 का चेंज आ रहा है। समझ गए, समझ गए, ओके। दिस मींस दैट इफ इनकम गोज अप बाय 100 इन इमेजिनिया, द कंजम्पशन विल गोज अप बाय ₹80, क्योंकि 100 इंटू 0.8 करोगे 80 आएगा। Let us look at another dimension of this saving. Saving is that part of income that is not consumed. ठीक है, अगर मान लो मेरी टोटल इनकम 1000 है
उसमें से मैं 400 खा जाता हूं, तो जो 600 में नहीं खा रहा, जो 600 को मैं नहीं छेड़ रहा, वो सेविंग है। तो सेविंग मेरा आंसर कैसे आता है, जब मैं मेरी टोटल इनकम में से, जब मैं अपनी टोटल इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देता हूं, जब मैं अपनी टोटल इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देता हूं तो मेरा सेविंग आ जाता है। जब मैं अपनी टोटल इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देता हूं तो मेरा सेविंग आ जाता है। तो वी डिफाइन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस, एज द रेट ऑफ चेंज इन द सेविंग एज इनकम इंक्रीजेस। तो इसे हमने क्या डिवोट कर दिया, स्मॉल एस से। ठीक है, तो अब इस डोमेन में क्या हो जाएगा, सेविंग फंक्शन के डोमेन में नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 - C, लेकिन इन्होंने एस ले रखा है ना। हाँ हाँ, इंटू वाई, बाकी देखते हैं इन्होंने क्या कर रखा होगा। ठीक है, ठीक है, इन्होंने ये कर रखा है, मतलब अगर इसके डेरिवेशन की बात की जाए, चेंज, सेविंग का चेंज माइनस कंजम्पशन का चेंज, मतलब इनकम का चेंज, सॉरी सॉरी सॉरी, इनकम माइनस कंजम्पशन, तो चेंज पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब इनकम में कितना चेंज है और कंजम्पशन में कितना चेंज है, अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, ये लिख लेना एक जगह हर कोई। ठीक है, मतलब ये भी आ सकता है कि स्टेप 1 ये, अब स्टेप 2 बताओ। ठीक है, ये डेरिवेशन एक जगह लिख लो। लिख लिया? ओके, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो एक बार पूछ लो। ये लिख लेना एक जगह, लिख लिया है? ओके, सब ना ये डेफिनेशन लिख लेना जो इन्होंने लिखा है। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज अ चेंज इन द कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम। It is the change in the consumption per unit change in income. It is denoted by small c and is equal to change in consumption upon change in income. Marginal propensity to save, it is the change in saving per unit of change in income. It is denoted by small s and is equal to 1 minus c. It implies that s plus c equal to 1. मतलब स्मॉल एस प्लस स्मॉल सी इक्वल टू 1। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनकम का कितना हिस्सा कंजम्पशन में जा रहा है, तो इट इज द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम। एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इट इज द सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम। प्लीज जल्दी से एक जगह ये नोट डाउन कर लो पास विथ सेम सिंबल। डन डन डन। किसी को कोई पूछना है यहां तक, पूछ लो जरा। अब मतलब अगर कोई मॉक करने बैठोगे तो हो जाएगा इजीली। सर आप लास्ट में थोड़े क्वेश्चंस करवाओगे? ये रात को मैंने रखा तो है टाइम 11 o'clock। तो आज इसी के करवाओगे सर क्वेश्चंस? मतलब पूरा 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 ही लिया जाएगा, मिक्स ऑफ क्वेश्चंस। और आज जो वर्कशॉप भी होगी उसमें भी मैं यही देखूंगा, सर मतलब इस क्वेश्चंस शेड्यूल क्वेश्चन। सर वगैरह? मतलब आज शाम को 7 o'clock भी वो है क्लास। हाँ, 7:30 भी है। 7:30 कौन सी सर? आज है ना हमारी क्लास, मंडे है ना आज। हाँ तो जी सर सर। इकोनॉमिक्स की है। सर इकोनॉमिक्स की है। तो ये भी तो इको ही है। नहीं सर, वो आज जो 7:30 आपने करवाना था वो तो आप अभी ले रहे हैं ना, तो सर शाम को
मेरे को लगा सर नहीं होगी क्लास इसलिए। नहीं नहीं, उस मैंने बोल दिया है कि उसमें हम बस क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा 7:30 वाले में। मतलब वर्कशॉप वाले में हम क्वेश्चन ही निपटाएंगे, क्योंकि ये कब पेपर निकालते हमें नहीं पता ना। ठीक है सर। और स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रहा है, बस वो जो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ। चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे हमने सर जो 12th में प्रिपरेशन के लिए बुक रेफर करी थी सर, जैसे एनसीईआरटी में तो सर जैसे जो वन वर्ड्स हैं सर उसके अलावा तो सर हम उससे प्रिपेयर कर सकते हैं ना सर, क्योंकि इसमें लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट है नहीं नहीं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही करो, जो भी कर रहे हो एनसीईआरटी से करो। ठीक है सर। पहले पूछ लेना है, और अगर फिर भी लगे कि मुझे नहीं, तो नीचे भी लेते हैं। और इनसे बोला करो साइड बाय साइड कर। भाई सबसे फीस का पूछना। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुन लेना, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। Investment is defined as the addition to the stock of physical capital such as machines, building, roads, etc. ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कुछ एड ऑन वैल्यूएशन होना। एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है, मशीन्स, टूल्स, ये सब, ठीक है। दैट इज एनीथिंग दैट एड्स टू द फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। जो भी फ्यूचर कैपेसिटी मतलब जो भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जो भी इकोनॉमी को बढ़ाएगा, जो भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाएगा। अभी लिखूंगा, एक मिनट, एक। ओके, एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बिल्डअप हो रहा है, फ्यूचर प्रोडक्टिविटी वाला प्लस एट द एंड जो माल बच जाता है, चेंज इन स्टॉक, or the stock of finished goods of a producer. Note that investment goods such as machines are also a part of final goods. They are not intermediate goods like raw material. Machine produced in an economy in a given year are not used up to produce other goods but yield their services over a number of years. So investment decision by producer such as whether to buy a new machine depend to a large extent on the market rate of interest. ठीक है, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अगर बोरविंग रेट सस्ता होगा तो वो उसे बोरो कर लेगा, और अगर बोरविंग रेट महंगा होगा तो फिर वो उसे बोरो नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या चीज डिटरमाइन करता है कि आपका कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा या कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, ठीक है। However, for simplicity, we assume here that firms can plan to invest the same amount every year. We can write an ex ante investment demand as this. ठीक है, investment equal to autonomous investment. For our simplicity, we are assuming that investment is autonomous. ठीक है, तो where I, autonomous investment, is a positive constant which represent the autonomous given or exogenous investment in the economy in a given year. ये indicate कर रहा है कि हर साल इकोनॉमी सेम इन्वेस्टमेंट कर रही है और वो पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो।
सर वो आपने एक बार बता सकते हैं, आपने कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई एंड लो, वो कब कब होता है, हाँ मतलब हाँ, उसके मैं बता, उससे इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम का मतलब है कि अगर मान लो मैं किसी कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, 15% रिटर्न आ रहा है और जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, ठीक है, तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा रखूंगा, ठीक है। वहीं अगर मान लो इन्वेस्टमेंट कम कब होगा, जब इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ठीक है, और मेरा जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 15%, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट कम करता हूँ, ठीक है। किसी को कोई डाउट यस इसमें? सर, थैंक यू सर। किसी को भी कोई भी डाउट होगा अनम्यूट करके प्लीज पूछ लेना, ठीक है। चलो सर अब, हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपने इन्वेस्टमेंट का बताया सर, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको फाइनेंस मतलब सर सपोर्ट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है ना सर, इसी की हाँ वजह हाँ, से तो यहाँ ना इसे ऐसे भी लेना कि अगर मान लो कोई ओनर भी है तो उसको भी तो हम अलग इंडिविजुअल मानते हैं ना, कैपिटल वाला। यस सर। तो अगर मान लो कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिल रहा है हाँ और मशीनरी से जो रिटर्न आ रहा है वो 8% आ रहा है। सर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट सर हमारी बुक में सर दिया हुआ था हाँ हाँ सर। हाँ, वो वही वाला कॉन्सेप्ट है, वही हाँ वाला। जी सर, ठीक है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। इन एन इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट, द ex-ante aggregate demand for final goods is the sum total of ex-ante consumption expenditure and ex-ante investment expenditure on such goods, ठीक है। तो इन एन इकोनॉमी विदाउट द गवर्नमेंट, द ex-ante aggregate demand for final goods is the sum total of ex-ante consumption expenditure and ex-ante investment expenditure on such goods। अब इसका मतलब ये है, अब देखो ये जो है वो कौन करता है, फर्म करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और ये कौन करता है, हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड वाले को सी से डिवोट करते हैं, फर्म वाले को आई से डिवोट करते हैं। एडी का फॉर्मूला बिल्डअप हो गया सी प्लस आई, ठीक है, which is AD equal to C plus I. Substituting the value of C and I equation 4.1 and 4.2, aggregate demand for final goods can be written as AD equal to autonomous consumption plus autonomous investment plus change in consumption, मतलब स्मॉल सी इंटू वाई, हाँ मतलब एमपीसी इंटू वाई, ठीक है। क्योंकि उस हिसाब से फिर एग्रीगेट डिमांड पुशअप होता जाएगा ना, क्योंकि आई तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। If the final goods market is in equilibrium, this can be written as Y equal to autonomous consumption plus autonomous investment into MPC into Y, मतलब small c into Y। ये एक जगह लिखते जाना, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल पुट कर दे सकते हैं, ठीक है। Where Y is the ex ante or planned or output of final good, this equation can be further simplified by adding up to two autonomous terms, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ऑटोनॉमस का फॉर्मूला क्या हो गया, अब शायद जो डीपीएस स्कूल हो गया या फिर तुम्हारा सेंट मेरी स्कूल, सलमान स्कूल, वहां ना ऐसे क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, और संदीप गर्ग में ये वाला फॉर्मूला होता नहीं, ठीक है, तो हम निकाल नहीं पाते थे कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो ऑटोनॉमस का भी एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि एक बार फिर से करते हैं इसे, मतलब बस ये वाला फॉर्मूला। सर ये जो ए के ऊपर डैश लगा हुआ है, वो उसको क्या मतलब, वो था क्या? ऑटोनॉमस, ओके सर, बस मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन नहीं, सिर्फ ऑटोनॉमस। हाँ, ओके सर। ये देखो, पहले ये फॉर्मूला किसे नहीं समझ आया वो ऑनेस्टली बता दो अनम्यूट करके। चलो सबको आ गया, ठीक है। वेयर वाई इज द एक्सांटे, ये बोल रहा है कि इफ द फाइनल गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या हो जाता है, ये बन जाता है, ठीक है, और ये स्मॉल सी मतलब कि एमपीसी है। वेयर वाई इज द एक्सांटे और प्लान्ड और आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स, this equation can be further simplified by adding up the two autonomous terms C and I by making it Y equal to A
मतलब ऑटोनॉमस, ठीक है, इन प्लस स्मॉल सी इंटू वाई, वेयर autonomous equal to autonomous consumption plus autonomous investment is the total autonomous expenditure. तो अगर तुमसे कोई पूछे कि टोटल ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर निकाल कर दिखा, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देना, ठीक है, तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है. इन द इकोनॉमी, इन रियलिटी दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर behave in different ways. Autonomous consumption represents the subsistence consumption level of an economy, remains more or less stable over a time. However, autonomous investment has been observed to undergo periodical fluctuation. मतलब इन्वेस्टमेंट है ना, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं. अगर मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी. अगर डिमांड ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, और डिमांड कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी कम होगी. अ वर्ड caution is in order. The term y on the left hand side of the equation 4.3 represent the ex ante output or the planned supply of final goods. तो यहाँ पर planned supply of final goods का मतलब है land labor capital enterprise. प्लांट सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स का मतलब है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, ठीक है, क्योंकि हम यही सप्लाई कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, expression on the right hand side denote ex ante or planned aggregate demand of final goods in the economy. Ex ante supply is equal to ex ante demand only when final goods in the market, and hence the economy is in equilibrium. Equation 4.3 should not therefore be confused with the accounting entity of chapter 2, which states that ex post value of total output must always be equal to the sum total of ex post consumption and ex post investment in the economy. If ex ante demand for final goods falls short of the output of final goods that the producer have planned to produce in a given year, equation 4.3 will not hold. ठीक है, equation 4.3 कब hold होगा, जब supply equal to final goods की demand है, जब supply equal to final goods की demand है, ठीक है. Stocks will be piling up in the warehouse, which we may consider as unintended accumulation of inventories. जो उसने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी डिमांड नहीं आई तो स्टॉक क्या होगा, पाइल्ड अप होता जाएगा. तो उसे क्या कहते हैं, अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज. लिख लेना जरा ये, अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज, अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज, अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज. तो इट शुड बी नोटेड that inventories or stock refers to that part of output produced which is not sold and therefore remains with the firm. Change in inventory is called inventory investment. ठीक है, change in inventory is called inventory investment. यहां तक अगर किसी को कहता है पूछ लो. सर एक बार जो अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज का सर एक बार थोड़ा मीनिंग समझा दीजिए प्लीज. हाँ देखो, तुमने सोचा था कि तुम्हारा 1000 माल बिक जाएगा, ठीक है, लेकिन रियलिटी में जो बिका वो 900 बिका, तो जो 100 तुम्हारे पास बचा हुआ रह गया वो क्या है, अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरी. बाकी ये देख, हाँ एक बार ये देख लेते हैं ये वाली लाइन. इफ ex ante डिमांड फॉर फाइनल गुड्स फॉल शॉर्ट, ठीक है, जो हमने सोचा था कि हम डिमांड करेंगे या फिर अब डिमांड करेंगे कि सोचा था कि इतना डिमांड करेंगे, अगर वो नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा, जो प्रोड्यूसर ने सोच रखा था कि इतना हाउस होल्ड डिमांड करेगा, अब उतना वो डिमांड नहीं कर रहा, तो एक्चुअली में तो उसका कुछ बिका ही नहीं होगा उतना, ठीक है. तो इफ द ex ante demand for final goods falls short of the output of final goods that the producer have planned to produce in a given year, equation 4.3, equation 4.3 कब होल्ड होगा, जब जो आपका फाइनल गुड्स का सप्लाई है वो इक्वल टू दी फाइनल गुड्स का डिमांड है, ठीक है. Will not hold, stock will be piling up in the warehouse, which we may consider as an unintended accumulation of inventory. It should be noted that inventory or stock refers to that part of output produced which is not sold in the market and remains with the firm. Change in inventory is called inventory investment. सर इक्वेशन 4.3 एक बार दिखाना सर. हाँ ये रहा 4.3. Yeah. Y equal to autonomous expenditure plus small c into y. Small c का मतलब है MPC.
चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, it can be negative as well as positive. If there is a rise in the inventory, it is a positive inventory investment, while depletion of inventory is a negative inventory investment. The inventory investment can take place due to the two reasons. अब ये दो रीजन लिख लेना. The firm decide to keep some stock for various reasons. This is called planned inventory investment. ठीक है, प्लान इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब फर्म जो है वो कुछ रीजन की वजह से अपने गोडाउन में माल रखता है, उसे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री कह देते हैं. द सेल्स डिफर फ्रॉम प्लान लेवल ऑफ सेल्स इन which case the firm to add or run down the existing inventory. This is called unplanned inventory investment. ठीक है, जब उसकी इन्वेंट्री हिल जाती है, मतलब जितना उसने सोचा होता है कि हर बार मेरे गोडाउन में 1000 रहेगा, हर बार मेरे गोडाउन में 1000 यूनिट्स रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अगर मान लो कि किसी टाइम ज्यादा डिमांड आ जाती है तो उसे अपनी इन्वेंट्री का जो उसने प्लान कर रखा था उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, और अगर कम डिमांड आती है तो जो उसने इन्वेंट्री का सोच रखा था वो तो रहेगा ही 1000 प्लस और पाइल अप हो जाएगा. Thus, even though planned Y is greater than planned C plus Y, actual Y will be equal to actual C plus I, with the extra output showing up as unintended accumulation of inventory in the exposed and I on the right hand side of the accounting entity. So at this point, we can introduce the government in the economy. The major economic activity of the government that affect the aggregate demand for final goods and services can be summarized by fiscal variable, tax and government expenditure. ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. जो गवर्नमेंट के पास पावर होती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. जो गवर्नमेंट के पास पावर होती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट के पास दो पावर होती है. दोबारा समझा दो. कौन सा प्लान्ड इन्वेंट्री वाला जो आपने अभी डिफाइन समझाई है, वो दोबारा रिपीट कर दो. अच्छा, एक मिनट. ये जो ब्लैक वाले में, यस सर, जी मुझे भी सर. यही समझना है सर, ब्लैक वो वाले. समझ नहीं आया. ओके ओके, चलो. Thus, even though planned Y is greater than planned C plus I. C plus I क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और जो एग्रीगेट सप्लाई था, Thus, even though planned Y is greater than planned C plus. अच्छा, जो आपने प्लान्ड इन्वेंट्री है वो आपका ज्यादा हो गया है, मतलब Y जो है वो आपका ज्यादा हो गया है, and actual Y will be equal to actual C plus I with the रुक जाओ, इसे ना तुम ऐसे समझना. मान लो किसी फर्म ने ये सोचा था कि प्लान्ड इन्वेंट्री जो है उसका 1000 है, ठीक है, कि वो 1000 जो है वो प्रोड्यूस करके रखेगा. ठीक है, अब जो डिमांड है ना वो 1200 आ गई. ठीक है, डिमांड 1200 आ गई, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? वो जो प्लान्ड इन्वेंट्री थी उससे रिड्यूस कर 200 यहां पर भेजने पड़ेंगे. ठीक है, और प्रोडक्शन को फिर से बढ़ाने के लिए उसे क्या जनरेट करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी. ठीक है, और तब जाकर वो बैक टू पवेलियन आ पाएगा. ठीक है, वैसे ही अगर मान लो प्लान्ड जो इन्वेंट्री 1000 है और वो सोच रहे थे कि लोगों ने डिमांड जो है उसका जो सप्लाई वाला माल है वो 1200 है, और उसने सोचा था कि लोग जो है वो 1200 की डिमांड कर लेंगे, लेकिन लोगों ने जो डिमांड की वो बस 800 की थी. तो 400 की जो उन्होंने डिमांड नहीं की, ठीक है, तो ये 400 इसके साथ पाइल्ड अप हो जाएगा, 400 इसके साथ पाइल्ड अप हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1400. ठीक है, अब ना ये सिनेरियो समझना. ठीक है, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है? एक्सेस डिमांड हो रहा है, और इस सिनेरियो में क्या हो रहा है? डेफिसिट डिमांड हो रहा है ना? ठीक है, अब डेफिसिट डिमांड हो रहा है और एक्सेस डिमांड हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि अब गवर्नमेंट को इस मामले को संभालना होगा. ठीक है, और गवर्नमेंट जब इस मामले को संभालेगी तो गवर्नमेंट जो है के पास जो पावर होती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. और फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो आता है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस आते हैं. ठीक है,
अब इस केस में वो क्या चाहेगा कि जो सिनारियो है ये वाले में y इक्वल टू c प्लस आई वाला, मतलब ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस प्लस स्मॉल सी इंटू वाई वाला सिनारियो रहे, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट जो है टैक्सेस बढ़ा देगा। गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ाने की वजह से क्या होगा, लोग जो है अब वो प्लान्ड वाले के इक्विवेलेंट करेंगे चीजें, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या करेगा, गवर्नमेंट टैक्सेस को घटा देगा, ठीक है, जिससे कि लोग ज्यादा डिमांड करें। और एक्सपेंडिचर की बात करें तो पहले वाले सिनारियो में क्या करेगा, एक्सपेंडिचर जो है, अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की फुल फ्लेज वाली बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड में 4 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर लेगा, ठीक है, जिससे कि डिमांड जो है वो कम जाए, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या होगा, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा। अब जरा फिर से पढ़ते हैं इसे। अभी जब ये तुम पूरा पैराग्राफ हम कंप्लीट कर लेंगे ना, तब तुम्हें वो समझ आ जाएगा। Thus, even though the planned y is greater, जो y हमने सोचा था, जो मतलब हमने एग्रीगेट सप्लाई सोचा था, या फिर y को इन्होंने किससे डिवोट किया है, y को जो इन्होंने डिवोट किया है वो एक्सांटे और प्लान्ड आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है, तो वो तो प्रोड्यूसर ही देता है, ठीक है। तो जो इन्होंने एग्रीगेट सप्लाई सोच रखा है, देन द प्लान C प्लस आई, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ज्यादा है, तो एक्चुअल y विल बी इक्वल टू एक्चुअल C प्लस आई विद द एक्स्ट्रा आउटपुट शोइंग अप as unintended accumulation of inventory in the exposed I on the right hand side of the accounting entity। अब जब तुम नीचे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ऊपर कह क्या रहा था। At this point we can introduce government in this economy, मतलब उसे इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए गवर्नमेंट को घुसना पड़ेगा। The major economic activity of the government that affect the aggregate demand for final goods and services can be summarized by fiscal variable, जिसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, जो गवर्नमेंट के पास पावर होती है टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, बोथ ऑटोनॉमस टू अवर एनालिसिस। गवर्नमेंट थ्रू इट्स एक्सपेंडिचर जी ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एड्स टू द एग्रीगेट डिमांड लाइक अदर फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो हमने एस्टिमेट किया था उसके इक्विवेलेंट अगर डिमांड नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट घुसकर अगर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा तो उसके इक्विवेलेंट वो चीज ला सकता है। मान लो कि जो प्लान्ड था वो था 1000, ठीक है, लेकिन जो लोगों ने किया, मतलब फर्म और हाउस होल्ड ने मिलकर जो किया वो 800 किया। अब गवर्नमेंट आएगा और अपने एक्सपेंडिचर को 200 से बढ़ा देगा और इक्विवेलेंट सिनेरियो ले आएगा, ठीक है। तो यहां वही बात कर रहा है। On the other hand, taxes imposed by the government to take a part of the income away from the household, whose disposable income therefore becomes yd equal to y minus t। yd equal to y minus t का मतलब क्या है, household spend only a fraction of disposable income for consumption purpose, hence equation 4.3 has to be modified in the following way to incorporate the government। इनकम इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को मिलवा दिया तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर प्लस जी प्लस एमपीसी वाई माइनस टी, टी माने टैक्सेस। नोट दैट जी माइनस सी इंटू टी लाइक autonomous consumption or autonomous investment just add to the autonomous term. It does not significantly change the analysis in any qualitative way. We shall, for the sake of simplicity, ignore government sector for the rest of this chapter. Observe also that without the government imposing indirect taxes and subsidies, the total value of final goods and services in the economy, GDP, becomes identically equal to the national income. Henceforth, throughout the rest of the chapter, we shall refer Y as GDP, so or national income interchangeably. ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन अ शॉर्ट रन, ठीक है। तो यहां पर शॉर्ट रन की बात हो रही है, लॉन्ग रन की बात नहीं हो रही। We would recall that in microeconomic theory, when we analyze the equilibrium of demand and supply in a single market, the demand and supply curve simultaneously determine the equilibrium price and the equilibrium quantity। अगर मान लो 100 की सप्लाई है, जो डिमांड है वो 80 की है,
तो प्राइस को डाउनग्रेड होना पड़ेगा। नहीं नहीं, 100 की डिमांड है और सप्लाई जो है वो 80 की है, तो फिर क्या होना पड़ेगा, प्राइस को अप होना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही अगर उसका वाइस वर्सा होगा तो डाउन होना पड़ेगा। इन मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी वी प्रोसीड इन 2 steps. At first stage we work out a macro equilibrium taking price level as fixed. At second stage we allow the price level vary again and analyze the macroeconomic variable. तो पहले में उन्होंने क्या माना है, प्राइस को कांस्टेंट माना है, और दूसरे में उन्होंने क्या माना है, प्राइस को चेंज, ठीक है। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन for taking price level as fixed? Two reasons can be put forward. At the first stage, we are assuming an economy with unused resources, machineries, buildings, and labors. In such a situation, the law of diminishing return will not apply. Hence, additional output can be produced without increasing marginal cost. According, the price level does not vary. The quantity produced changes. This is just simplifying assumption. Will be changed later. तो अभी हमने ये माना है कि प्राइस लेवल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, और जो इकोनॉमी है वो अपने फुल कैपेसिटी से काम कर रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम विद प्राइस लेवल फिक्स्ड, ग्राफिकल मेथड। As already explained, the consumer demand can be expressed by this equation. C equal to autonomous consumption plus MPC into Y, where autonomous consumption expenditure and MPC marginal propensity to consume. How can this relation be shown as a graph? To answer this question, we will need to recall the intercept. Intercept मतलब होता है कि वो जीरो, जब जीरो आपका इनकम होता है, ठीक है। तो here the variable x and y, and there is a linear relation between them. A and B are constant. This equation is depicted in figure 4.1. ओके, तो ये तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा, और ये कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। देखते हैं, द कांस्टेंट ए इज शोन एज इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 0. द कांस्टेंट बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट। तो कंजम्पशन फंक्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट, ये कंजम्पशन का हो गया, ठीक है। अच्छा, इन तीनों ग्राफ को उन्होंने अलग अलग डोमेन में दिखाया है और उसके बाद फिर मर्ज कर कर एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बना दिया, ठीक है। बस ये ग्राफ याद कर लेना, ठीक है, इसका एसएस ले लो। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, डन। ये हो गया आपका कंजम्पशन का इंटरसेप्ट। सर एक बार पहले वाला ग्राफ दिखाना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया। एक मिनट, मैं इसको ये मिटा दे। डन। हाँ जी सर। ये मेन है, ठीक है।
चलो अब स्टार्ट करते हैं। Supply side of macroeconomic equilibrium. In microeconomic theory, we show the supply curve on a diagram with the price on the vertical axis and quantity supplied. तो सप्लाई का तो ऐसे ही बनता था, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, एंड डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मतलब नीचे जाकर हो रहा था, डाउनवर्ड शिफ्ट जाता था, ठीक है। ये जो जाता था वो अपवर्ड जाता था सप्लाई का, और डिमांड का जो था वो डाउनवर्ड जाता था। In the first stage of macroeconomic theory, we are taking the price level as fixed. Here, aggregate supply or GDP is assumed to be smoothly move up or down since they are unused resources of all type available. ठीक है, तो since they are unused resources of all types available, whatever is the level of GDP, that much will be supplied, and the price level has no role to play. This kind of supply situation is shown by 45-degree ka line. The 45-degree line has a feature that every point it has same horizontal and vertical aggregate demand curve with 45-degree line coordinate. मतलब अगर ये है तो ये भी है, ये है तो ये भी है, ये है तो ये भी है, तो इक्वल, ठीक है, हर लेवल पे। और ये किनीशियन ने दिया है 45 डिग्री का लाइन, ठीक है, जिससे कि ये जो तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई है वो इक्वलेंट टू इनकम है, और ये एग्रीगेट डिमांड हो गया। इसे हम C प्लस एस भी कह सकते हैं। नहीं, ये C प्लस एस होगा, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C प्लस एस, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C प्लस एस, ठीक है। सपोज GDP इज 1000 एट पॉइंट A, ठीक है, हाउ मच विल बी सप्लाइड? द आंसर इज 1000 वर्थ ऑफ गुड्स. How can that point be shown? The answer is that supply corresponding to the point A is at point B, which is obtained at the intersection of the 45-degree line and vertical line of A. So equilibrium is shown graphically by putting ex ante aggregate demand and supply together in the diagram. The point where ex ante aggregate demand is equal to ex ante aggregate supply will be at equilibrium. ठीक है, जब ये जो 45 डिग्री की लाइन है और वो जो तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है, वो दोनों जहां पर मीट कर रहे हैं, वो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट E एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो ये इक्वेशन एक जगह लिख लो। सर थोड़ा नीचे करना एक बार स्क्रीन। ये सर एक मिनट। डन डन डन। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, अफेक्ट ऑफ ऑटोनॉमस चेंज इन एग्रीगेट डिमांड ऑन इनकम एंड आउटपुट। We have seen that equilibrium level of income depends on aggregate demand. Thus, if aggregate demand changes, the equilibrium level of income changes. This can happen in any one or combination of the following situation. We have seen that equilibrium level of income depends on aggregate demand. Equilibrium level of income depends on aggregate demand. अगर aggregate demand ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, जो सप्लाई है वो भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। So we have seen that equilibrium level of income depends on the aggregate demand. Thus, if aggregate demand changes, the equilibrium level of income changes. This can happen in any one or combination of the following situation. Change in consumption. This can happen due to change in autonomous consumption or change in MPC. ठीक है, ये pointers लिख लेना।
चेंज इन कंजम्पशन कब कब हो सकता है? क्योंकि हमारे उसमें जो लिखा था वो ये लिखा था राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बस। बाकी इसमें लिखा है कि चेंज इन कंजम्पशन दो तरीके से हो सकता है, या तो लोगों का ऑटोनॉमस कंजम्पशन चेंज हो गया है, या फिर उनके इनकम के चेंज आने की वजह से उनके कंजम्पशन में भी चेंज ज्यादा आ रहा है, ज्यादा या कम जो भी हो सकता है। अब आते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सर Assume that investment is autonomous. However, it just means that it does not depend on income. There are number of variable other than income which can affect investment. One important factor is availability of credit. अगर easy credit मिल जाता है, अगर easily उधार मिल जाता है तो investment ज्यादा होगा, और अगर easily उधार नहीं मिलता तो investment कम होगा। वैसे ही अगर rate of interest कम रहता है तो investment ज्यादा होगा, और अगर rate of interest ज्यादा होता है तो investment कम होगा। ठीक है। Another factor is the interest rate. Interest rate is the cost of investable fund, and the highest interest rate firm tend to lower investment. Let us now concentrate on the change of investment with the help of following example. ये example tape लो जरा, क्या पता डिट्टो आ जाए। Let's see C equal to 40 plus 0.8 Y and I equal to 10. In this case, the equilibrium income obtained by equation Y to D comes out to be 250. ठीक है, अब वो 250 आया कैसे वो देख लो। Y equal to C plus I, तो 40 plus 0.8 Y plus 10, so that Y equal to 50 plus 0.8 Y, और Y equal to 1 upon 1 minus 0.8 into 50 equal to 2. Now let investment rise to 20. It can be seen that new equilibrium will be 300. This can be seen by looking at the graph, this increase in income due to rise in investment, which is a component of autonomous expenditure here, where when autonomous investment increases, AD1 line shifts in the parallel upward and assume the position AD2, the value of aggregate demand. ये लिख दिया पहले वो जो प्रैक्टिकल था। सर ये समझ में नहीं आया सर। ये C equal to 40 plus 0.8Y वाला। यस सर। सर मुझे भी नहीं आया समझ। पहले एक इक्वेशन से सॉल्व कर देखो, y इक्वल टू सी प्लस आई इक्वल टू 40 प्लस 0.8 वाई प्लस 10। इससे आंसर कितना आ रहा है? y इक्वल टू 50 प्लस 0.8 वाई आएगा शायद। सर एक मिनट आप थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर, वो ऊपर कंजम्पशन वाले पॉइंट में भी सर लिखना था। यस सर। ये दो फॉर्मूला लगाना जरा, ये वाला पहले Q इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC।
फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं एक बार ये देख रहा हूँ मैं ये, मुझे लगा ये के वाला फॉर्मूला लगा रखा है। एक बार ये नेट पे सर्च करके देखना, क्या सर? यही वाला कि C = 40 + 0.8y एंड I = 10। सर इसमें वाई समझ नहीं आ रहा ना, क्या लिया है मतलब इक्विलिब्रियम के 250 वाले कैसे? फॉर्मूले से नहीं हो रहा ना। सर ए वाले से तो सर वो सी बार, सी के ऊपर बार प्लस आई के ऊपर बार आएगा ना सर, तो सर उससे तो नहीं हो रहा सर। लेट C = consumption = 40 + 0.8y एंड I = 10। AD का फॉर्मूला होता है C + I। सर इसमें अगर इनकम दी होती हमको तो निकल आ जाता सर। हाँ इनकम ही नहीं दी सर, तो वो समझ नहीं आ रहा कि उसने 250 लिया कैसे है। लेकिन ये भी कैसे लगाएंगे हम। सर ये नीचे वाला तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा सर। हम्म, सर हम इसमें वाई को अपने आप लेट करके नहीं कर सकते? हमें देखना तो यही है ना सर कि इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उस पर क्या इफेक्ट आता है। हाँ लेकिन इन्होंने 250 लगाया ना। हाँ नहीं सर, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, हम कुछ अपने आप से ही लेट कर लेते हैं सर, वो इफेक्ट तो समझ में आ ही जाएगा। वो तो सबको आ गया है थ्योरेटिकली, लेकिन अगर इन्होंने कोई प्रैक्टिकल डाल दिया तो फिर। सर ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्या इधर? हाँ मुझे तो वही लग रहा है ये क्वेश्चन नेट पे है ये। सर नेट पे तो वही आ रहा है सर, मल्टीप्लायर का डायरेक्टली वही जो एक्सप्लेन करते हैं सर, ये मल्टीप्लायर को इन्होंने इक्विलिब्रियम से कनेक्ट किया सर, ऐसा नहीं आ रहा। एक बार भेजना, मुझे भेजना SS। यस सर, एक मिनट। सर आया क्या आपके पास? एक मिनट देखती हूँ। कौन से नंबर पे भेजा है।
सर मेरे इधर से सर सेंड हो नहीं रहा सर, मैंने अभी चेक किया है सर, वो गोल गोल ही घूम रहा है सर, नेटवर्क की शायद इशू आ रहा है। एक मिनट, मैंने एक टीचर से पूछा है, अभी देखते हैं। किसी और के पास है नेट पे? बस यही इक्वेशन डालो कहीं आ जाए। एक बार और फिर से मैं देख लेता हूँ। 40 + 0.85 i = 10। एक मिनट, ये वाला ना एक बार सॉल्व करके बताना है। ये जरा करना सॉल्व, कितना आ रहा है? सर ये आपने एक्स वाई लिखा है क्या 0.8 के बाद? नहीं, 0.8 वाई। अच्छा वाई के साथ वाई सॉल्व करना, ठीक है सर। हाँ, यही वाला इक्वेशन लगाया है। अच्छा, इसमें वो था, आप लोग भी ना यही लगाना, AD = AS वाला, ठीक है? तो C+I = Y, ठीक है? अब जरा पुट करो जो भी वैल्यूएशन गिवन है। सर 250 आ गया। आ गया ना? हाँ, ठीक है यही सर। AD = AS वाला है। सर ये जो आपने सर्कल करी है इससे तो नहीं निकला, बट सर वो सिंपल AD = AS लगाया हाँ, तो फिर। AS, हाँ 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 हाँ, उसी से होगा, उसी से होगा, ठीक है? किसी को डाउट अब तो बता दो। मतलब एक बार आई कुछ और रखना और दूसरी बार आई कुछ और रखना, तो तुम्हारा अलग अलग आता है। सर हमने इसमें वाई निकाला है ना एट द एंड? हाँ, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। यहां तक तो वही बता रखा है। ये ग्राफ का फोटो ले लेना, ठीक है? फिर मल्टीप्लायर मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है? चैप्टर थोड़ा सा ही बाकी है, कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? अच्छा, लेकिन 1 घंटा और ले लेगा ये। चलो पहले इतना कर लो, इतना जल्दी से ग्राफ की फोटो ले लेना, ठीक है? डन ना? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, ये क्लास मैंने कितने बजे तक बोली थी? 5 तक, फिर तो हो जाएगा। द मल्टीप्लायर मैकेनिज्म. It was seen in the previous section that with a change in autonomous expenditure of 10 units, the change in equilibrium income is equal to 50 units from 250 to 300. ये तो सही बात है। जब मैंने पहला निकाला था तो 250 निकल रहा था, जब इन्वेस्टमेंट में चेंज आया तो अब वो 300 हो गया था। We can understand this by looking at multiplier mechanism, which is explained below. The production of final goods employed by factors such as labor, capital, land, and entrepreneurship. In the absence of indirect tax or subsidies, the total value of final goods output
is distributed among different factors of production. Wages to labor, interest to capital, rent to land. Whatever is left over is appropriated to the entrepreneur is called profit. यहाँ तक तो सबको पता होगा. Thus, the sum total of aggregate factors payment in the economy, national income is equal to aggregate value of output of final goods to GDP. In the above example, the value of extra output 10 is distributed among various factors as factor payment, and hence the income of the economy goes up by 10. When income increases by 10, consumption expenditure goes by 0.8. क्योंकि 10 का चेंज आया 0.8 का, क्योंकि हम 0.8 लेकर चल रहे थे एमपीसी को. क्योंकि जब इक्वेशन देखोगे तो एमपीसी क्या था, 0.8 था. ठीक है, तो 0.8 क्या इंडिकेट कर रहा है कि पर चेंज में 0.8 का फर्क आएगा. ठीक है. Thus, sum total of aggregate factor payment in the economy, national income is equal to aggregate value of output of final goods, GDP. In the above example, the value of extra output 10 is distributed among various factors, and hence the income of the economy goes up by 10. When income increases by 10, consumption expenditure goes up by 0.8. Since people spend 0.8 equal to MPC fraction of their additional income on consumption, hence in the next round, aggregate demand in the economy goes up by 0.8, and there again emerges as excess demand equal to 0.8. Therefore, in the next production cycle, producer increase their planned output, क्योंकि लोग अगर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर भी ज्यादा सप्लाई करेगा. To restore equilibrium, when this extra output is distributed among factors, the income of the economy goes up by 0.8 upon 10. Consumption demand increases by 0.8 का square. Once again creating excess demand of the same amount. This process goes on round after round, with the producer increasing their output to clear the excess demand in each round, and consumers spending a part of their additional income from their extra production on consumption item, thereby creating further excess demand in the next round. Let us register the changes in the various aggregate demand and output in each round in table 4.1. The last column measures the increment in the value of output of final goods, and hence the income of the economy in each round. The second, third column measures the increment in the total consumption expenditure. तो अब देख लेते हैं. Round 1, 0 consumption, aggregate demand 10, output 10. Round 2, 0.8 का change. Round 2 में फिर वो स्क्वायर हो गया, फिर ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी, ये फिर ट्रिपल और ये ट्रिपल. ठीक है. So the last column measures the increment in the value of output of final goods, hence the income of the economy in each round. The second and third column measure the increment in the total consumption expenditure in the economy and the increment in the value of aggregate demand in a similar way. In order to find out the total increase in output of final goods, we must add infinite geometric series. So the increment in equilibrium value of total output thus exceeds the increment in autonomous expenditure. The ratio of total increment in equilibrium value to the final output of initial increment in the autonomous expenditure is called investment multiplier. कि एक के चेंज आने की वजह से फिर सेकंड थर्ड राउंड में कितना चेंज आ रहा है. तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि किसी भी इकोनॉमी में कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो इस इन्वेस्टमेंट के कारण बस एक जने का फायदा नहीं होता, हर इंडिविजुअल का फायदा होता है. अगर मान लो कि टाटा ने यहाँ पर बिल्डिंग खोली तो लेबरों का भी फायदा होगा, लैंड ओनर का भी फायदा होगा, गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, बहुतों का फायदा होगा. अब सबका फायदा होगा तो सबको एक वैल्यू ऑफ मनी मिल रही है. अब वो वैल्यू को मनी मिल रही है तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा करेंगे, और जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा करेंगे तो डिमांड पुशअप होगा, प्रोड्यूसर को और ज्यादा प्रोड्यूस करना होगा. फिर पूरा कॉन्सेप्ट यही है मल्टीप्लायर का, कि एक इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से आपके इनकम में कितना चेंज आता है. ठीक है. तो रिकॉलिंग दैट 10 and 0.8 represent change in investment, change in autonomous investment equal to total autonomous expenditure and MPC respectively. The expression is this. और ये तुमने पढ़ा होगा K equal to change in income upon change in investment. अरे जो ऊपर इतना सारा सर दिया था सर, इसमें थोड़ा सर समझ में नहीं आया सर, प्रॉब्लम हुई थी. हाँ,
सर ये एक- फॉर्मूलाज तो पता है सर, वो जो ऊपर आपने चेन ऑफ इफेक्ट्स एक्सप्लेन किया सर, उसमें अगर आप वो वेब चार्ट की फॉर्म में कर सको तो सर कर दो। ये वाला। नहीं सर, सर इसके ऊपर सर ये सर ये वाला पार्ट जो है सर। ये ये सर। कहाँ से, यहाँ से? सर ये हाँ सर, सेकंड पैराग्राफ सर, ये जो है ना सर, ये सर ये समझ में नहीं आया सर। वेन से लेकर कहाँ, यहाँ? सर ये पूरा पैराग्राफ कह रहे हो सर। ओके, चलो देखते हैं। तो it the production of final goods employ factors such as labor, capital, land and entrepreneurship in the absence of indirect taxes and subsidy। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब यही है, हाउस होल्ड जो है जितने भी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फॉर्म को, ठीक है। द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, लैंड पे रेंट मिलता है। वट एवर इज लेफ्ट ओवर is appropriated to the entrepreneur and is called profit. Thus, the sum total of aggregate factor payment is in economy. National income is equal to aggregate value of output of final goods. So GDP in the above case of value of extra output 10 is distributed among the factors of production. तो मतलब वो जो 10 का इंक्रीमेंट आया था, वो 10 का इंक्रीमेंट सब में बटा होगा ना, समझे इतना? यस सर। ठीक है, और जब सब में बटा होगा तो सबकी इनकम में चेंज आया होगा। यस सर, यहाँ सर इनकम उनकी बढ़ गई सर, यहाँ तक समझ में आ गया सर। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इनकम ऑफ द इकोनॉमी गोज अप बाय 10, ठीक है। तो इससे पहले जो सिनारियो चल रहा था, वो मेरा इक्विलिब्रियम का एडी इक्वल टू एएस कर जो चल रहा था, वो मान लेते हैं कि 200 और 200 चल रहा था। यस सर। ठीक है, अब मान लो उनकी इनकम में चेंज आया क्योंकि इन्वेस्टमेंट में चेंज आया उस साल, तो नेक्स्ट प्लान में वो ज्यादा प्लान करेंगे कंजम्पशन करने का। यस सर। और जब वो ज्यादा प्लान करेंगे तो भी सप्लायर जो है उसे भी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। ठीक, तो अब ये देखना, when income increases by 10 consumption expenditure goes up by 0.8 into 10 since the people spend 0.8 equal to MPC fraction of their additional income on consumption। मतलब अगर मान लो किसी के पास 10 रुपए आया, तो 10 में से 10 का 0.8 कितना हुआ? कितना होगा? 8 रुपए होगा ना, 8 रुपए होगा। ठीक है, 10 में से 8। Hence, in the next round, aggregate demand in the economy goes up by 0.8 into 10, and there again emerges an excess demand equal to 0.8 by 10। क्योंकि ये तो प्लान्ड चल रहा होता है ना, तो जब उनके पास एक्चुअली पैसा आया, उसके बाद वो फिर से डिमांड करेंगे। जब वो फिर से डिमांड करेंगे तो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जब आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उनकी भी इनकम इंक्रीमेंट होगी, और फिर ये चलता रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम तक नहीं आता। समझ सर गए? एडी सर बढ़ जाएगा सर इसमें सर, हाँ लास्ट एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो जाएगी। हाँ, एंड उसको मैनेज करने के लिए फिर प्रोड्यूसर्स फिर से गवर्नमेंट आएगा। हाँ वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा और फिर से साइकिल चलता रहेगा। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। और किसी को यहां तक कोई दिक्कत? फिर हम ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। सर आज आप शाम को क्वेश्चंस लोगे सर? हाँ हाँ, तो सर वो एक बार अगर सर क्वेश्चंस पूछ रहे हो और आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है तो सर वो कहूट वाला मेथड ट्राई कर लेना। कौन सा कौन सा? सर वो कहूट वाला मेथड जो मैंने आपको बताया था सर, उसमें अच्छा असेसमेंट हो जाता है। अच्छा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था कहूट वाला। सर वो आपने ऐप मत डाउनलोड करना सर, वो नॉर्मल आप वेब पे जाओगे ना, तो सर आप कहूट बस टाइप करोगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा सर, क्रिएट क्विज करके। तो सर वो आपके लिए सर वहाँ पे क्विज हो जाएगी, एंड देन आप यहाँ पे प्रेजेंट कर देना, वो बस उससे हो जाता है तो आपको। उसमें वो तो नहीं करना पड़ेगा? क्या सर?
तो उसमें वो तो नहीं करना होता क्वेश्चन टाइप? नहीं नहीं सर, उसमें कुछ करना ही नहीं सर आपको। सर जैसे आपके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है ना सर, आप उसको वहां पर प्रिपेयर सर डाल देना। सपोज सर 10 क्वेश्चन है सर, उसके बाद सर वो जब आप वो क्रिएट क्विज कर दोगे तो सर वो सबको शेयर हो जाएगा, एंड सर सब एक ही रिस्पॉन्स दे पाएंगे। एंड सर वो एंड में करेक्ट रिस्पॉन्सेज देता है सर, जिससे बार बार सर जैसे आप उसी टाइम सही बता देते हो तो कई लोग अपना आंसर चेंज कर लेते हैं, तो सर वो चीज नहीं होगी। चलो मैं आज इसे पूरा प्रॉपर देखूंगा, बाकी आज तो हम व्हाट्सएप पे कर लेंगे, ठीक है बाकी सर। नेक्स्ट क्लास से फिर हम वैसे कर लेंगे, ठीक है? वो मार्क्स कब स्टार्ट करेंगे? ये तुमने कल नहीं थे तुम क्लास में? मतलब टाइम टाइम से ये तो आप करवा रहे थे, मेरे को ऐसे प्रैक्टिस से अच्छा अच्छा, वैसे टाइम तो कल से तुम दिन में ही आ जाना, फिर हम वो मैंने आई क्वांटा कर रखा है कुछ, हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा एक बार टाइम तो, ठीक है? ओके बाकी आप लोग फीडबैक दे देना, और शाम को मिलते हैं 7:30। अब आप लीव कर सकते हैं। ओके सर। सर जो भी डाउट्स होंगे सर वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे और शाम को क्वेश्चंस के बाद। हाँ हाँ हाँ। ठीक। एंड सर इसमें जितना आप बता रहे हो सर, मतलब एमसीक्यू के हिसाब से सर उसको हमें सर याद करना है ना सर, मतलब जैसे जो हाँ ये मतलब एक बार तुमने ये वीडियो देख लिया, एक बार और यूट्यूब पे देख लेना, बाकी खुद रीड कर लेना, तुम्हें खुद याद हो जाएगा। यस सर। सर क्योंकि सर अगर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखे सर, उसमें तो अंडरस्टैंड करके प्रिपेयर सर मतलब पूरा करना पड़ता है। हाँ सही है। ठीक है सर। ओके। ओके इस वीडियो में ये वाला पार्ट रह गया था, तो ये वाला पार्ट मैं दोबारा करवाने जा रहा हूँ, ठीक है? एक पैराग्राफ, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ओके तो ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, ये जो है था वो जॉन किनीस मार्ट ने दिया था, ठीक है? तो वी हैव सो फार डिस्कस्ड या फिर सो फार टॉक्ड अबाउट द नेशनल इनकम, प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है? इन अ एड हॉक मैनर। अभी तक हमने इसके इम्पैक्ट और ये सब नहीं पढ़े, ठीक है? विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग द फोर्सेस दैट गवर्न देयर वैल्यूज, ठीक है? कि कैसे इनके प्राइस डिसाइड होते हैं, अगर 10% है तो क्यों ही 10% है, 8 क्यों नहीं है? So the basic objective of macroeconomic is to develop a theoretical tools called models capable of describing the process which determine the value of these variables. Specifically, the model attempts to provide theoretical explanation of the question, such as what causes period of slow growth, recession in the economy. ठीक है? रिसेशन मतलब होता है कि जब आपका आउटपुट जीडीपी बढ़ नहीं रहा होता है या जीडीपी स्लो चल रहा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई रेट होता है, ठीक है? और इंक्रीमेंट इन द प्राइस लेवल और राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट. It is difficult to account for all variables at the same time. Thus, when we concentrate on determination of a particular variable, we must hold the value of all other variables constant. ठीक है? अगर हम एक चीज की स्टडी कर रहे होते हैं तो दूसरे को हमें कांस्टेंट मानना पड़ता है, ठीक है? This is a stylization of typical almost any theoretical exercise and is called the assumption of ceteris paribus. सिट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सिट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या था? लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये किया था कि प्राइस को जो है हम क्या मान रहे होते हैं? प्राइस को हम जो है वो वेरिएबल मान रहे होते हैं, बाकी सारी चीजों को हम कांस्टेंट मान रहे होते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? विच लिटरली मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल. You can think of the procedure as follow. In order to solve for the values of two variable x and y from the two equation, we solve one variable say x, ठीक है? और x की वैल्यूएशन आ गई, उसके बाद y निकालते हैं in terms of y from one equation first and then substitute this value into other equation to obtain the complete solution.
We apply the same method in the analysis of macroeconomic system. In this chapter, we deal with the determination of national income under assumption of fixed price of final goods and the constant rate of interest in the economy. ठीक है? So in this chapter, we deal with the determination of national income under assumption of fixed price, final goods, and control rate of interest in the economy. The theoretical model used in the chapter is based on the theory of John Maynard Keynes. ठीक है, ये इनका पूरा नाम था. Aggregate demand and its component. In the chapter National Income Accounting, we have come across terms like consumption, investment, or total output of final goods and services in the economy. These terms have dual connotation. In this chapter too, they were used in accounting sense, denoting actual values of these items as measured by the activity within the economy in a certain year. ठीक है? तो we call these actual और accounting value is called exposed. मतलब जो actual में valuation आ गई है कि मान लो हमारा national income 1000 आया तो actual वाली valuation है तो उसे मैं exposed कहूंगा. जो actual होता है उसे मैं exposed कहता हूँ. ठीक है? और जो मैं assume कर रहा होता है या जो मैं estimate कर रहा होता हूँ वो ex ante कहलाता है. These terms, however, can be used with different connotation. Consumption may denote not only what people have actually consumed in a given year, but what they had planned to consume during a same period. ठीक है? तो जो planned होता है उसे हम ex ante कहते हैं. Similarly, investment can mean the amount a producer plans to add to her inventory. ठीक है? Investment मतलब क्या होता है? Investment का मतलब होता है कि वो जो producer है वो कितना सोच रहा है कि वो add on करेगा इस साल. ठीक है? It may be different from what she ends up doing. Suppose the producer plans to add 100 worth of goods to her stock. ठीक है? उसने सोचा कि उसके गोडाउन में 100 यूनिट्स ऑफ कुछ आ जाएगा या ₹100 का चीज आ जाएगा, मतलब एड ऑन कर लेगा अपने गोडाउन में. हर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज देयरफॉर इज 100 इन दैट ईयर. हाउएवर, ड्यू टू द अनफोर्सीन अपसर्ट्स, ठीक है, अब गोडाउन के अंदर वो रखना चाहता था ना, मार्केट में बेचना थोड़ी चाहता था. ठीक है? तो अब हुआ क्या कि अपसर्ट्स आ गया, डिमांड ज्यादा आ गई. अब डिमांड ज्यादा आने के कारण क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सेल्स एक्सीड व्हाट शी प्लान टू सेल and to meet the extra demand she has to sell goods worth 30 from her stock. ठीक है? अब जो उसने सोचा था कि वो इन्वेंट्री में रखेगा गोडाउन में, उसमें से 30 निकालने पड़े तो 70 बचा. ठीक है? तो एक्चुअल में उसका पास कितना बचा? एक्सपोज 70. ठीक है? और उसने प्लान कितना किया था? एक्सांटे कितना था? 100. ठीक है? Therefore, at the end of the year, the inventory goes up by 100 minus 30, ₹70 only. Her planned investment is ₹100, whereas her actual or exposed investment is ₹70 only. We call the planned value of variable consumption, investment, or output of final goods their ex ante measure. In simple word, ex ante depicts what has been planned and exposed depict what has actually happened. ठीक है? तो exposed जो है वो reality बताता है और ex ante जो है वो planned बताता है. ex ante जो है वो planned बताता है और exposed जो है वो reality बताता है. In order to understand the determination of income, we need to know the planned value of different components of aggregate demand. Let us look at these components now. ठीक है? तो बाकी ये तो मैंने यहाँ तक करवा दिया है. ठीक है? ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया. ठीक है? अब जो बचा है आपका वो बचा है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. ठीक है? तो वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे. ठीक है? ओके, थैंक यू.